बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे, इम्तिहान की भरपूर तैयारी कर ली होगी। आज 8 मई है, सुबह 9 मई 2019 है। सुबह आपका पेपर है उर्दू का। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने चैनल पर उर्दू के तमाम लेक्चर्स हर लिहाज से मुकम्मल कर चुके हैं। मेरा जी चाह रहा था कि आखिरी लेक्चर में आपको तमाम चीज़ों का मुझ से अहाता कर दिया जाए। तो सुबह आपका पेपर है, आखिरी लेक्चर उर्दू में बेहतरीन नंबरों के बेहतरीन तरीके। अजीज तलबा, ये लेक्चर मैंने खुद तैयार नहीं किया। आप जानते हैं यूट्यूब पे आपसे लाइव मुलाकात होती रही, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। तो ये वो सवालात हैं जो तलबा ने मुझसे सबसे ज़्यादा की। तो मैंने क्या किया कि जो आप स्टूडेंट्स ने सवाल किए, मैंने उन्हीं को जमा करके एक लेक्चर की शक्ल दे दी। यानी ये लेक्चर सुनने के बाद आप उन तमाम सवालात के जवाब जान पाएंगे जो तलबा मुख्तलिफ औकात में वीडियोस पर मुझसे करते रहे या लाइव वीडियो में बराह रास्त करते रहे। तो मेरा आज का लेक्चर ये है कि उर्दू में आप बेहतरीन नंबर किस तरह ले सकते हैं, क्या किया जाए कि उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि 90 से ऊपर नंबर आए। अजीज तो वक्त गया हमारे ज़माने में, जब मैं आपके इसी क्लास में फर्स्ट से सेकेंड में था, तो उस वक्त तो 60-65% नंबर बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अब तो बच्चे पूछते हैं कि 100 में से 92 आए हैं, तो ये बताइए 8 नंबर कहाँ से कटें। ये लेक्चर उनके लिए है। सिंपली आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो, आप किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें कि आपको बेहतरीन नंबर मिल सके। तो उर्दू में बेहतरीन नंबरों के बेहतरीन तरीके हैं। इसमें एक तो कुछ जनरल हदायत हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस कह लें, उमूमी हदायत। ये वो हदायत हैं जो आपको तमाम पर्चों में काम देंगी। आपके बोर्ड्स के पेपर शुरू हो चुके हैं। ये हदायत अजीज तलबा तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये वो खसूसी हदायत हैं जो सिर्फ उर्दू के लिए हैं। तो ये आपके तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, ये उर्दू के पेपर के। मगर आप देखें, बेहतरीन नंबर लेने के लिए मैंने बात शुरू कहाँ से की। सबसे ऊपर आयत रब्बानी लिखी है, अल्लाह ताला का फरमान लिखा है। अजीज तलबा, हमने अपने असातिज़ा से सुना, उन्होंने अपने असातिज़ा से सुना। ये कुरान पाक की आयत है, सूरह अल आला की आयत नंबर 6। जब आप कुछ चीज पढ़ने बैठे, तैयार करने बैठे, तो पहले बिस्मिल्लाह के साथ इस आयत को पढ़ लें। आप देखेंगे कि हैरान कुन हद तक आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी। और जब आप इम्तिहान में पर्चा करने बैठे तो इस आयत का पहले विर्द कर लें। वो जो चीजें आप भूल चुके होंगे, इंशाअल्लाह वो भी आपको याद आ जाएंगी। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आदत बना लें, पढ़ने से पहले इस आयत को, जब आप पढ़ने बैठें तो पहले आयत की तिलावत कर लें, और जब कोई पर्चा देने बैठे तो पहले आयत की तिलावत कर लें। सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा नुक्रे ओ का फला तंसा। सा नुक्रे ओ का फला तंसा। तर्जुमा है, हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम फरामोश ना करोगे। सूरह अल अला की आयत नंबर 6। तो पहले तो इसको आदत बना लें, पढ़ने से पहले ये आयत पढ़ें। जब आप पढ़ने बैठे और पर्चा देने से पहले आयत पढ़ें, अल्लाह ताला की रजा आपके साथ शामिल हो जाएगी। बोली हुई चीजें भी आपको याद आ जाएंगी और हैरान कुन हद तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका पेपर अच्छा होगा। इस आयत रब्बानी के बाद हम शुरू करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। मैंने लिखा इम्तिहान के बारे में अमूमी हदायत, वो हदायत जो आपने तमाम पर्चों में, कोई भी पर्चों अमल करना। सबसे पहले तो ये कि पर्चे के दिन सुबह जल्दी उठें और अल्लाह ताला से मदद मांगे। उस दिन आप जल्दी उठने की कोशिश करें। बच्चे क्या करते हैं, सुबह पेपर है, रात को देर तक पढ़ते रहेंगे, सुबह जल्दी जाग नहीं होगी, देर से जाग होगी, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, नाश्ता भी किया ना किया, और भागे भागे गए और देर से पहुंचे, आप पहुंचे, आपका सांस फूला हुआ है, तो आपका आधा पौना घंटा ऐसे ही जाया हो जाता है आपको कंफर्टेबल जोन में आने।
तो उस दिन आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठे, अल्लाह के हजूर मदद मांगे कि यकीनन वही मदद करने वाला है। इसके बाद पर्चे के दिन पढ़ने की बजाय सिर्फ आराम करें। देखिए सुबह तो आपका पर्चा है, आप अल्लाह के बंदो 1-2 घंटे में क्या पढ़ लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये करें, सब आगे करें, पीछे करें, ये इस तरह करें। यकीन कीजिए इससे कोई फायदा नहीं होता, वो बल्कि आपने जो पढ़ा होता है वो भी भूल जाते हैं। जिस दिन आपका पर्चा है 1-2 घंटे मुकम्मल रिलैक्स करें, बाहर निकल जाएं, ग्राउंड में बैठे लंबे लंबे सांस लें, सब्जे को देखें, आराम करें, सुकून महसूस करें, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें। यानी उस दिन आप सुकून, वो 1-2 घंटे में पढ़ाई नहीं होती बल्कि जो आपने पढ़ा होता है वो भी आपको भूल जाता है। तो क्या रखा करें, उस दिन सिर्फ सुबह उठ के आराम करें। हाँ, सेकंड टाइम पेपर है तो अलग बात है, फर्स्ट टाइम पेपर है तो ना पढ़े, सिर्फ आराम करें और तसल्ली से। जी, पर्चे के दिन आरामदेह और सादा लिबास पहने। अजीज तलबा, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम लाहौर में फिर कुछ हालात बेहतर है, ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर भी बने हैं, बड़ा बड़ा हॉल है, 100 बच्चे बैठे हैं और एक पंखा लगा हुआ है। वो पंखा चलता कम है, झूमता और घूमता ज्यादा है, उसकी आवाज ज्यादा है, हवा कम है, और बाजू का तो एक पंखा भी नहीं चल रहा होता। आप पेपर दे रहे हैं, लाइट चली जाती, 2 घंटे लाइट नहीं आती, आप क्या करेंगे। लाइट नहीं है, गर्मी है, हवा की निकासी नहीं, वेंटिलेशन नहीं, पीने का पानी नहीं है, तो फिर तो आप तंग ही होंगे ना कि आप फैशन करने जाए। बेहतर है आप शलवार सूट पहने, खुले कपड़े पहने, यानी अगर लाइट ना भी है, गर्मी भी है, पानी नहीं मिलता, तो उस दिन आप एक मेहरबानी करें, तो उसे एक दिन फैशन करने से ग्रेस करें। सादा और आरामदेह कपड़े इस तरह पहन के जाएं कि अगर गर्मी हो, गर्मियों के महीने हैं, लाइट ना हो, पानी का इंतजाम ना हो, हब्स हो, घुटन हो, तो अगर आपका आरामदेह लिबास होगा तो गुजारा हो जाएगा। आप पैंट पहन के जाते हैं, टाइट शर्ट पहन के जाते हैं, टाई लगा के जाते हैं, तो आप बहुत तंग होते हैं पेपर के दिन, ये खास ख्याल रखिएगा। पर्चे के दिन खाना कम खाएं और पानी की बोतल साथ रखें। आप जानते हैं ज्यादा खाया हो तो सुस्ती सी, नींद से आने लग जाती है। जिस दिन पर्चा हो उस दिन बिल्कुल लाइट से कुछ ले जाए, ज्यादा ना खाएं। और क्योंकि गर्मियों के दिन है, बोर्ड रूल्स के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट को पेमेंट की जाती है कि ठंडे पानी का इंतजाम हो, लेकिन देखा गया कि अक्सर सेंटर्स में ठंडे तो क्या, सिरे से ही पानी का इंतजाम नहीं होता। तो बेहतर है पानी की बोतल आप साथ रखें। बार बार वो आपको इजाजत नहीं देंगे बाहर जाने की, और शायद एक मरतबा इजाजत ना दे। खाना कम खाए हो, पानी की बोतल आपके साथ हो। जी, आपके पास घड़ी हो, आप बार बार टाइम पूछेंगे, वो इरिटेट होता है इन्विजिलेटर भी, कि बार बार टाइम नहीं बता सकता। आपके पास खुद घड़ी हो, हर सवाल के बाद आप देखें कितना टाइम गुजर गया और कितना टाइम बाकी है। कम से कम 2 फाउंटेन पेन और एक बॉल पॉइंट आपके पास मौजूद है। अजीज तलबा, पेपर तो हमेशा पेन से करेंगे, कभी भी बॉल पॉइंट से नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, कभी बॉल पॉइंट इस्तेमाल नहीं करेंगे पेपर में, कभी जिसको आप वो कहते हैं पॉइंटर वगैरह यूज नहीं करेंगे, फाउंटेन पेन यूज करेंगे। एहतियातन 2 रखें, इंक खत्म हो जाती है, दूसरा आपके पास हो। हाँ, बॉल पॉइंट जरूर हो आपके पास, लेकिन किस लिए, बबल शीट्स के लिए। जब आपको पहले एमसीक्यूज की बबल शीट मिलती हैं, उसमें जो आपने सर्कल को फिल करना होता है, वो तो बॉल पॉइंट से ही आप करेंगे, क्योंकि पेन से इतना बेहतर नहीं होता। लेकिन याद रखें, पर्चा हमेशा आप फाउंटेन पेन से करेंगे, कभी भी बॉल पॉइंट से नहीं करेंगे। तमाम पर्चे पेन से हल करेंगे, बॉल पॉइंट सिर्फ बबल शीट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी, एग्जामिनेशन हॉल में मुकर्रर वक्त से 20 मिनट पहले पहुंचे। हम क्या करते हैं, पूरे टाइम पे घर से निकलते हैं, और जाहिर है ट्रैफिक रश होती है, और जहां अक्सर सेंटर बनता है वहां तमाम लोग एक ही टाइम पे आते हैं, तो दूर दूर तक रश लगा होता है। तो फिर आप एग्जामिनेशन टाइम में देर से पहुंचते हैं। देर से पहुंचने में यह भी हो सकता है आपको दाखिल ही ना होने दिया जाए, और अगर होने दिया जाए तो बहरहाल आपका बहुत सा टाइम जाया हो चुका होगा। मेहरबानी करें उस दिन टाइम बनाएं और कम से कम 20 मिनट पहले हाल में पहुंच जाए, क्योंकि जब पहुंचेंगे बहरहाल आप थके होंगे, आपको कुर्सी पे बैठ के सांस बहाल करने में, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम पहले बना ले, बजाय इसके कि आप बाद में पहुंचे और आपका खासा टाइम जाया हो। जी, जवाबी शीट के एक तरफ हाशिया लगा होगा, दूसरी तरफ मत लगाएं। बोर्ड में अब प्रैक्टिस चल रही है कि दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगी होती है, लेकिन इस दफा पता चला है कि बोर्ड में एक ही तरफ मार्जिन लाइन होगी, एक तरफ नहीं होगी। तो जिस तरफ नहीं होगी वहां आप भी ना लगाएं, एक तरफ मार्जिन लाइन लगी होगी। याद रखें, मार्जिन लाइन से बाहर आपने कोई चीज नहीं लिखनी होती, जो लिखना है उसके अंदर ही लिखना है। दूसरी साइड पे मार्जिन लाइन लगा के टाइम जाया मत करें। जी,
तमाम पर्चे को बगौर पढ़ें और वक्त की तकसीम कर लें। बाज़ औक़ात बच्चे एक सवाल करने बैठते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हो, बाद में पता चलता है कि इसके बाद वाला सवाल आपको ज्यादा अच्छा आता था, आपने देखा ही नहीं, आपकी नजर ही नहीं पड़ी। तो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एक दफा पहले पूरा पेपर पढ़ लें, गौर से पढ़ लें और जहन बना लें। आमतौर पे पेपर पे निशान लगाने की इजाजत नहीं होती, हल्का निशान लगा लें, जहन बना लें कि आपको कौन सा सवाल करना है। उर्दू में तो ऐसी चॉइसेस कम होती हैं, लेकिन अगर इस्लामियत का पेपर है, मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी चॉइसेस होती हैं। मसलन मुतालिया पाकिस्तान में 9 में से आपको 6 करने होते हैं। तो पहले तमाम सवाल को पढ़ लें और जहन बना लें कि आपको किसका जवाब देना है और उसके मुताबिक वक्त की तकसीम कर लें। मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ, मैं तफसीली लेक्चर दे चुका हूँ वक्त की तकसीम पर कि किस सवाल पर आपको कितना टाइम लगाना है। हम इसको दोबारा भी बात करेंगे 1 to 5 फार्मूले के हवाले से। जी, पर्चे के मुताबिक सवाल नंबर और मुख्तलिफ सवाल जरूर तहरीर करें। बेटा बाद स्टूडेंट सवाल नंबर नहीं लिखते, बहुत बड़ी गलती करते। सवाल नंबर जरूर लिखें, मसलन लिखा खुलासा शुरू हो गया, ये कौन सा सवाल है नहीं लिखते, लेकिन सवाल नंबर वो लिखें जो क्वेश्चन पेपर पर है। बच्चे गलती क्या करेंगे, 5वां सवाल अगर आप सबसे पहले लिख रहे हैं तो उसको सवाल नंबर 1 दे देंगे। सवाल नंबर वो दें जो क्वेश्चन पेपर पर है और साथ मुख्तलिफ सवाल भी लिखे, पूरा सवाल ना लिखें। मसलन पैराग्राफ की तशरीह, बड़ा लंबा सवाल है, दिए गए 2 इक्तबास सबकी इक्तबासात में से किसी एक इक्तबास की तशरीह सियाको सबाक के हवाले से करें, नीज मुसन्नफ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर करें। बड़ा लंबा सवाल हो गया, आपने सिर्फ कितना लिखे है, सबकी इक्तबास की तशरीह, बस बात खत्म। सवाल नंबर 1 तो मारूजी हो गया। सवाल नंबर 2 नज़म के अशार की तशरीह, गजल के अशार की तशरीह। सवाल नंबर 3 सबकी इक्तबास की तशरीह। सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। इस तरह से मुख्तलिफ सवाल जरूर। पर्चा हल करने के बाद एक मरतबा नजरसानी जरूर करें, रिवाइज करना जिसको कहते हैं। आप कम से कम बेटा इस तरह से करेंगे, नहीं कि आखिरी टाइम तक पेपर कर रहे हैं, 15-20 मिनट पहले पेपर मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद देख लें कोई गलती रह गई, कोई बात रह गई, ताकि आपको दुरुस्त करने का टाइम मिल जाए। दूसरा ये फायदा होगा कि आखिरी टाइम अगर वो पेपर आपसे छीनने आते हैं तो पेपर आप कर चुके होंगे। ये बड़ी गलत बात होती है कि आखिरी मिनट में भी बच्चे जल्दी 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 लिख रहे होते हैं। याद रखें बेटा, इसका बहुत नुकसान होता है। जो आखिरी 1-2 मिनट में आप जल्दी लिखते हैं ना, टीचर सारा पेपर पढ़े ना पढ़े वो आखिरी लाइन जरूर पढ़ता है। जो आपने जल्दी में लिखी उसमें कटिंग भी आ गई, उसमें ओवर राइटिंग भी आ गई, टीचर वो पढ़ के नंबर काट लेते हैं, आपकी सारी मेहनत जाया जाती है। तो कोशिश करें पेपर 15-20 मिनट पहले कंप्लीट कर लें और एक बार उसको पढ़ लें। अगर वक्त मौजूद हो तो अजाफी सवालात के जवाब भी तहरीर करें। जिन सवालों में चॉइसेस मौजूद होती है, उर्दू में तो इसे कम होती है, अगेन वही बात, आपके इंग्लिश की बात कर ले, मुताले पाकिस्तान इस्लामियात की बात कर ले, उसमें चॉइसेस मौजूद होती हैं। अब बच्चे जायद सवाल क्यों नहीं करते, वो ये कहते हैं बाद वाले सवाल काट दिए जाते हैं। ज़हन में रखें बच्चा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने मसलन मुताले पाकिस्तान में सवाल नंबर 2 और 3 है, आपको 6 मुख्तलिफ जवाब देने हैं और दिए गए 9 सवाल, 9 में से 6 के जवाब देने हैं। तो बच्चे इसलिए नहीं करते कि बाद वाले कट जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप याद रखें, अगर आप 6 की बजाय 7, 8 या 9 जवाब देते हैं तो टीचर पाबंद है, बोर्ड रूल्स के मुताबिक मुमतहिन पाबंद है कि आपके तमाम जवाबात को चेक करें। ये नहीं कि आखिरी दिन क्रॉस कर देगा, ऊपर जिनमें ज्यादा नंबर है वो दे और जिनमें कम नंबर है वो काट दे। तो इसका आपको फायदा होता है। दोबारा समझे, अगर ऑप्शन मौजूद है और टाइम मौजूद है तो आप जरूरत से ज्यादा सवाल कर दें। उसका आपको यह फायदा होगा कि जिन सवालों के ज्यादा नंबर है वो काउंट हो जाएंगे और जिनके नंबर कम है वो काउंट नहीं होंगे। सो आपके पास टाइम हो तो हल करें। तो ये 12 इंस्ट्रक्शंस वो थी जो तमाम पर्चों के लिए थी। उर्दू के लिए नहीं बेटा, ये आपके तमाम पर्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस। तो ये ख्याल रखिएगा इसका, तमाम पर्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 12 हदायत वो हैं जो खास तौर पर उर्दू के बारे में, सुबह आपका उर्दू का पेपर है, ये उसके बारे में खुसूसी हदायत है। सबसे पहली बात तो ये, हर सफ़े पर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ जरूर बनाएं। आप देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट दे लें, मुझे आप किसी सब्जेक्ट की कोई किताब दिखा दें जिसमें पैराग्राफ ना बने। बच्चा हम बोलते हैं तो सांस लेते हैं, लगातार नहीं बोलते, तो पेपर को भी सांस दिलाया करें। पैराग्राफ जरूर बनाएं। 2 से कम बनाएंगे तो पेपर कंजेस्टेड सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। 3 से ज्यादा बना देंगे तो पेपर खाली खाली लगेगा। कम से कम 2 ज्यादा 3 पैराग्राफ जरूर बनाएं, ये आदत बना लें।
हाँ, नज़म का खुलासा मुख्तसर होता है, उसमें बेशक ना बनाएं, मगर इसके अलावा हर सवाल के जवाब में लाजमन पैराग्राफ बनाया करें। अहम निकात को मार्कर से नुमाया करें बेटा, इसकी बहुत अहमियत है। मैं हर लेक्चर में अर्ज करता हूँ आपसे, अहम निकात को जरूर हाईलाइट किया कीजिए। इससे क्या होता है, टीचर को, एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी होती है, जल्दी पेपर चेक कर लेता है, और आप उसको जितनी आसानी देंगे, याद रखें, वो आपको उतनी ज्यादा नंबर देगा। आप जितना टीचर को फैसिलिटेट करेंगे, जितनी आसानी देंगे, अपने पर्चे की जांच में जितनी सहूलत देंगे, टीचर उतने ही आपको ज्यादा नंबर देगा। और सबसे ज्यादा सहूलत आप क्या दे सकते हैं, अहम निकात को हाईलाइट करें। टीचर का ये फायदा होता है, उसका टाइम बच जाता है, आपको भी फायदा होता है, नंबर अच्छे मिल जाते हैं, और टीचर बाज़-औक़ात बाकी पढ़ता भी नहीं, आपकी गलतियां नजरअंदाज हो जाती है। जब आप हाईलाइट नहीं करते, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, टीचर दायरे लगाना शुरू कर देते हैं, आपके नंबर कट जाते हैं, टीचर का टाइम जाया हो जाता है, आपके नंबर जाया हो जाते हैं। तो खास ख्याल रखा कीजिए, अहम निकात को हाईलाइट जरूर किया। लेकिन अहम निकात को हाईलाइट करने हेडिंग नहीं बनानी, जवाबात में हेडिंग ना बनाए और ना ही अंडरलाइन करें। बच्चे हेडिंग्स बनाते हैं, याद रखिए बेटा, उर्दू में हेडिंग अलाउ नहीं होती। हाँ, मुतालिया पाकिस्तान में आप हेडिंग्स बना सकते हैं, सुर्खियां दे सकते हैं, मगर उर्दू के पेपर में आप हेडिंग नहीं बनाएंगे, लगातार पैराग्राफ बनाएंगे। हाँ, अहम निकात को हाईलाइट जरूर करेंगे। और दूसरी बात, उर्दू में अंडरलाइन नहीं करेंगे। बच्चों को देखिए अंडरलाइन क्या होता है, आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, सिर्फ मार्कर से नुमाया करेंगे। कटिंग, ओवरराइटिंग, रिमूवर, वाइटनर से मुकम्मल गुरेज करें। बच्चा आपने सारा सबक सफा साफ सुथरा लिखे, एक जगह पे कटिंग आ गई ना, टीचर की नजर सबसे पहले वहीं पे पड़ेगी जहां कटिंग। पहली बात तो गलत लिखे, अगर गलती हो गई तो उसका तरीकाकार ये होता है, दो तरफ यूं ब्रैकेट्स लगाएं, ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें। कटिंग ओवर राइटिंग ना करें, और ये तो आप जानते ही हैं, रिमूवर वाइटनर की इजाजत नहीं होती। अगला पॉइंट देखें जी, नया सवाल नए सफे से शुरू करें और खाली सतूर पर क्रॉस लगा दें। बेटा आदत बना लें, नया सवाल नए सफे पर। बच्चों में एक बुरी आदत होती है, अगर 4 लाइनें बाकी रह गई हैं तो वहां से सवाल शुरू कर देंगे, सिर्फ 3-4 लाइनें। या यूं करेंगे, एक सवाल खत्म हो रहा है तो पेज के एंड पे खत्म करने की बजाय अगले सफे की सिर्फ 2 लाइनों पे खत्म करते हैं। या शायद जान के करते हैं कि अगले सफे की 2 लाइनों पे खत्म करेंगे, नया सवाल शुरू करने के लिए 3-4 लाइनें छोड़ देंगे, स्पेस मिल जाएगा, शीट भर जाएगी। बेटा यूं ना करें। सवाल अगर खत्म हो गया है, सफे का हिस्सा बाकी है, तो बाकी पेज को यूं क्रॉस कर दें, नया सवाल शुरू करें नए सफे से। बच्चों को डर होता है कि अगर हम सफा खाली छोड़ देंगे तो ऐसा ना हो कि पूरा पेपर मुकम्मल ना हो, शीट्स कम हो जाएं, एक्स्ट्रा शीट्स तो मिलनी नहीं है, फिर डर है कितनी शीट्स मिलनी है। तो ज़हन में रखें, ये कफात चल रही है, शीट्स की तादाद कम हो गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको 32 शीट्स मिलेंगी। शीट मतलब ईच साइड, जिस तरह से पहले 32 सफात की शीट होती थी, वैसे ही 32 सफात की शीट होगी। और मैं तफसीली लेक्चर दे चुका हूं वक्त और नंबरों की तकसीम पे, जिसमें मैंने तफसील से बात की कि आप पहले से ज़हन बना लेंगे कि किस सवाल के लिए कितने पेजेस लिखने हैं। आपके दिल में डर ना हो कि शीट्स कम हो जाएंगी, आपको पहले से पता हो किस सवाल को कितना वक्त देना है और किस सवाल को कितने सफात पर लिखना है। उसमें तफसीली लेक्चर हमारे मौजूद है, आप देख लीजिएगा। सफात और नंबरों की तकसीम यकीनन आपने सुना भी होगा। जो सफा खाली रह गया, खाली ना छोड़े, टीचर समझते हैं बाद में नंबर लगवाने हैं, उसको क्रॉस कर जी। बड़ी अहम बात, उर्दू का पर्चा भी वहीं से शुरू करें जहां से बताया गया है। देखिए, जहां आपने कॉलम्स लिखे होते हैं लेफ्ट टू राइट साइड पे, वहां लिखा होता है प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हियर, और नीचे एरो भी बना होता है, तो बच्चा वहीं से शुरू करें। क्योंकि शीट अंग्रेजी तर्ज की है, तो आप उर्दू का पेपर भी ऐसे ही करेंगे, कोई अंग्रेजी का पेपर है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड। वो उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है स्टार्ट फ्रॉम हियर, और बच्चे क्या करते हैं, उल्टी साइड से शुरू कर देते हैं कि ये तो उर्दू का पेपर है ना, इंग्लिश का पेपर तो आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, उर्दू का राइट साइड से। ऐसा ना करें, वहां ये नहीं लिखा होता स्टार्ट फ्रॉम हियर एक्सेप्ट उर्दू, ये नहीं लिखा होता। तो जब लिखे स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप वहीं से ही शुरू करेंगे जी। सवाल तहरीर करने के लिए और अहम निकात की निशानदही के लिए अलग अलग मार्कर इस्तेमाल करें। बेटा आपके पास मार्कर 2 हो जिससे आपने क्वेश्चन लिखा है, याद रखें वो मार्कर सिर्फ क्वेश्चन में ही इस्तेमाल, किसी और जगह पे इस्तेमाल ना हो। अब आप बच्चे करते क्या है, देखिए आपने क्वेश्चन भी उसी मार्कर से लिख दिया,
मसलन आप शेर की तशरीह कर रहे हैं, क्वेश्चन का शेर भी उसी मार्कर से लिख दिया, अंदर आप रेफरेंस का शेर दे रहे हैं वो भी उसी मार्कर से लिख दिया, अहम निकात भी उससे हाईलाइट कर दिए, तो टीचर को पता नहीं चलता जो आपने शेर लिखा है ये हवाले का शेर है या आपने नया सवाल शुरू कर दिया। तो बात को समझे, जो मार्कर आपने क्वेश्चन में यूज करना है वो सिर्फ क्वेश्चन में यूज करें। अगर जवाब के दौरान आपको हवाले का शेर दिख रहे हैं, आयत लिख रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं, किसी अहम निकात को हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसमें वो मार्कर इस्तेमाल ना करें जो आपने सवाल में की। इसका आसान तरीका आपको बता दूं, आप सवाल के लिए यूं करें कटा हुआ मार्कर इस्तेमाल करें मोटा, कटे हुए मार्कर से अच्छा आता है लेकिन राइटिंग स्लो होती है, तो आपने सिर्फ सवाल ही लिखना है ना, तो सवाल लिखें कटे हुए मार्कर से। लेकिन जवाब के अंदर अगर आप कोई हाईलाइट करें, शेर लिखें, वो लिखे सादे मार्कर से, ताकि टीचर को ये समझने में मुश्किल ना हो कि नया सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है। जो क्वेश्चन जिस मार्कर से लिखें उस मार्कर से क्वेश्चन में यूज करें, किसी और जगह पे इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए बड़ी खास बात है, इससे टीचर को पेपर चेक करने में आसानी रहती है। और अभी अर्ज की कि जितनी आप टीचर को आसानी देंगे वो खुश होकर उतरे आपको ज्यादा नंबर देगा। जी, जवाबात का इब्तदाइया बाबानी और इख्तितामिया पुरमर्स। देखिए बेटा, इंसानी नफ्सियात है, जब इंसान पेपर चेक करता है वो टीचर शुरू में 2-3 लाइनें जरूर देखता है और अंदाजा कर लेता है कि आपने मेहनत से पेपर करे या गपशप किए या इधर उधर से देख के किया। और जब वो लाइन लगाता लगाता एंड पर पहुंचेगा तो टीचर ने नंबर आपके कहा लगाने आखिर में, तो वो आखिरी लाइनें भी जरूर पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि आपके पास आ रहे कुछ अच्छा, आपने एक सवाल का जवाब लिख रहे, कुछ आपके पास अच्छे पॉइंट्स होते हैं और कुछ जनरल आम से होते हैं, तो जो आपके पास बेहतरीन मटेरियल है वो आगाज और इख्तिताम में इस्तेमाल करें। आगाज बामानी हो, मीनिंगफुल हो, टीचर को पता लगे आपने जारी किया है, इख्तितामिया पुरमग्ज हो यानी प्रॉपर्ली वाइंड अप किया हो, टीचर और कहीं से पढ़े ना पढ़े इब्तदाई इख्तितामिया जरूर देखता है। तो इसमें आप जो आपके पास बेहतरीन मवाद है वो इस्तेमाल करें। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं खुलासे के बारे में, याद रखें सबक और नज़म के खुलासे में कोई नसरी या शेरी हवाला ना लिखें। बच्चे बार बार पूछते हैं सर हम शेर लिख सकते हैं? बेटा खुलासे में सबक का हो या नज़म का हो, आपने ऐसी कोई बात नहीं लिखनी होती जो उस सबक में ना हो। आप कितना भी अच्छा हवाला देंगे टीचर यूं क्रॉस कर देगा और ऊपर लिख देगा गैर मुतल्लका मवाद। खुलासे में आपने कोई अजाफी बात नहीं लिखनी होती, कोई शेरी हवाला नहीं देना होता, कोई नसरी हवाला नहीं देना होता, बल्कि खुलासे में आपने मवाद का भी ख्याल रखना होता है। खुलासा वाहिद सवाल है कि इसमें आप कम लिखते हैं तो भी नंबर कटते हैं, ज्यादा लिखते हैं तो भी नंबर कटते हैं। उर्दू का उसूल क्या है कि ज्यादा लिखे पे ज्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन खुलासा ऐसा क्वेश्चन है, खुलासा तो कहते ही समरी को है, अगर आपने खुलासा ज्यादा लिख दिया तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कटेंगे। अगर नज़म का खुलासा है तो कम से कम 8-10 लाइनों का हो, ज्यादा से ज्यादा 14-15 लाइनों का। सबक का खुलासा है 2 सफ़ात से कम ना हो, 3 सफ़ात से ज्यादा ना हो। याद रखें खुलासा वो सवाल है जिसमें ज्यादा लिखने पे भी नंबर कटते हैं। जी, खुलासे में तो आपने कोई हवाला नहीं देना, लेकिन नज़म के अशार की तशरी, गजल के अशार की तशरी में और मजमून में हवाले जरूर दें। याद रखें जब नज़म गजल के अशार की तशरी कर रहे हो या मजमून लिख रहे हो, अगर आप नसरी और शेरी हवाले नहीं देंगे आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आप शेर की तशरी करें और हवाले का शेर ना दें, टीचर ये समझता है आपकी तैयारी नहीं है, वो आपको अच्छे नंबर नहीं देता। और शेर भी मयारी हो, बाद बच्चों को आदत होती है वहीं बैठे बैठे शायरी तख्लीक शुरू कर देते हैं अपनी, तो याद रखें टीचर को पता चल जाता है ये गैर मयारी शेर है। शेर अच्छे और मयारी हो, हवाले के अशार के बगैर आपको कभी भी नज़म गजल की तशरीह में और मजमून में अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। उर्दू में मवाद और मयार दोनों के यकसा नंबर हैं, दोनों पर तवज्जो दें, यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव द इक्वल वेटेज। आधे नंबर तो इस चीज के होते हैं कितना ज्यादा लिखा, आधे नंबर इस चीज के होते हैं कितना बेहतर लिखा। बच्चे बहुत ज्यादा लिख देते हैं लेकिन मयार अच्छा नहीं होता तो नंबर नहीं मिलते। और दूसरी बात यह है मयार बहुत अच्छा है लेकिन लिखा कम है तो नंबर तब भी नहीं मिलेंगे। आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि मयार भी ठीक हो और मवाद भी पूरा हो। आखिरी पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट मैं आपसे बार बार डिस्कस करता हूं, 1 to 5 के फार्मूले पे चलना है आपने।
आपकी रफ्तार 1 to 5 होगी तो बात बनेगी। अगर आप 1 to 5 की रफ्तार से नहीं चल सकेंगे तो आप उर्दू का पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते। मैं दोबारा वजाहत कर दूं, मैं बहुत वजाहत कर चुका हूं। 1 to 5 से मुराद ये है कि बोर्ड में एक नंबर लेने के लिए आपके पास 2 मिनट होते हैं, यानी जितने नंबर का सवाल है उससे डबल मिनट। 5 नंबर नजम का खुलासा है तो आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 नंबर का खुलासा है सबक का तो आपको 20 मिनट मिलेंगे। पैराग्राफ की तशरीह 15 नंबर की है तो 30 मिनट। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उससे डबल मिनट मिलते हैं आपको उर्दू में। एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं, जिसमें आपने कम से कम 5 लाइनें लिखनी होती हैं। एक नंबर के लिए 2 मिनट में आपको 5 लाइनें लिखनी होती हैं। ये है 1 to 5 का फार्मूला। 1 to 5 के फार्मूले के मुताबिक वक्त की मुनासिब तकसीम करें, यानी जो आप सवाल शुरू करें तो आपको पता हो ये कितनी देर में खत्म होगा। मैं तफसीली लेक्चर दे चुका, मुख्तसर दोहरा दूं। आपका बेटा 3 घंटे का पेपर होता है। मैं ज़बानी आपको 1 to 5 की तकसीम बताऊं। पहले घंटे में आपने 20 मिनट में हिसाब आरूजी कर लिया। 10 नंबर नज़म के शार की तशरीह के 20 मिनट, 10 नंबर गजल के शार की तशरीह के 20 मिनट, यानी जब पहला 1 घंटा मुकम्मल हो तो हिस्सा मारूजी के बाद आपका शायरी का हिस्सा मुकम्मल होना चाहिए। नज़म गजल की तशरीह मुकम्मल हो जानी चाहिए 1 घंटे। दूसरा घंटा शुरू हो गया। 15 नंबर पैराग्राफ की तशरीह आपको 30 मिनट मिल गए। 10 नंबर सबकी खुलासा आपको 20 मिनट मिल गए। 5 नंबर नज़म का खुलासा आपको 10 मिनट मिल गए, तो 1 घंटा पूरा हो गया। दूसरे घंटे में आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट। पहले घंटे में शायरी कंप्लीट, दूसरे हिस्से में टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो, यानी पैराग्राफ की तशरीह, सबकी खुलासा, नज़म का खुलासा। आखिरी 1 घंटा ग्रामर के लिए होता है, जिसमें आपने एक मजमून लिखना होता है और उसके साथ खत या बीती आती है। ज्यादातर खत ही आता है। खत 7-8 मिनट में कंप्लीट करें और बाकी 50-52 मिनट मजमून को दें। इस तरह आप 1 to 5 के फार्मूले के मुताबिक वक्त की मुनासिब तकसीम करें और फिर पेपर शुरू करें। ये नहीं कि आता है तो किए चले जा रहे हैं। वक्त का ध्यान किए बगैर वक्त का ख्याल रखेंगे तो पेपर मुकम्मल होगा, वरना आप मुकम्मल पेपर नहीं कर पाएंगे। तो जी सुलभा, ये वो हदायत थी, आखिरी हदायत। अगर आप इन पे अमल करते हैं, ये हदायत तमाम मज़ामीन के लिए हैं, ये खास तौर पर उर्दू के लिए हैं, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। बच्चे कमेंट्स में ही सवाल कर रहे हैं, बार बार साथ दुआओं का कह रहे हैं। अजीज तलबा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपके लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे इसका कोई माली फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि तलबा का फ़ायदा हो। जब आपके फ़ायदे के लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूँ तो यकीनन मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको न सिर्फ इस इम्तहान में कामयाब करे, बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में कामयान करे। इस दुआ के साथ कि आपका सुबह पेपर बहुत अच्छा हो, आप अच्छे नंबर लें, अपने ख्वाबों की तकमील करें, वालिदैन की ख्वाहिश पे पूरा उतरें, असातिज़ा के मेयार पर पूरा उतरें। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो। अब सुबह आपका पेपर है, उसके बाद ही आपसे बात होगी। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों का ख्याल करते रहें। अल्लाह।